हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभ्युदय आप सभी दोस्तों को एमएससी डिजिटल क्लासेसों में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे? एकदम राम राम, सत श्री अकाल, एकदम सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। और इस बार जो सीटेट है, आने वाले सीटेट के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीडीपी जो सेक्शन है उसमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कहे हुए विचारों पे अगर अमल करेंगे तो आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आइए और दिल थाम कर बैठिए। अधूरा ज्ञान नहीं लेंगे। जब तक कि पूरे वीडियो कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप इस सेशन को शानदार एवं मज़ेदार रूप में आप आनंद की अनुभूतियों में डूबने की कोशिश करेंगे। इस मार्ग को सरल बनाने में मैं एक साधन के तौर पे काम करूँगा, जो आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने में एक कड़ी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। अतः पूर्ण रूप से आसक्त होकर हमारे कहे हुए विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और चलिए सेशन को लेकर चलते हैं आगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 21 जनवरी 2022 में पेपर 2 के अंतर्गत पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सीडीपी के 25 क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व बेहतरीन व्याख्यान के साथ मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूँ। और आज बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना सेशन का देरी किए हुए हम अपने एक मज़ेदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ ओम श्री गणेशाय नमः करते हैं। कहता है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो मेहनत करेंगे, किस्मत खुद बोलेगा ये तेरा हक है, अपने हक को अब तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाता है। कंस्ट्रक्टिज्म जो है पैडागोगिकल अप्रोच, वह क्या दर्शाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, आप किस आधार पे शिक्षण का कार्य करेंगे कि बच्चे एक क्रिएटिव रूप में बने, कंस्ट्रक्टिव माइंड का बने, उसका सोच समझ में लंबे समय तक एक अलग प्रकार का मानसिक विकास हो। तो कह रहा है पहला ऑप्शन, विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं, क्या इससे संरचनावादी कक्षा बनेगा। क्या आपका जो अप्रोच होगा पढ़ाने का उससे संरचनावादी बनेगा कि आप बोलेंगे कि बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और जो मैं कहता हूँ चुपचाप सुनो और अपनी किताबों में कही गई बात जो मैं लिखा रहा हूँ उसे बिना कोई किंतु परंतु किए हुए नोट्स बनाना चालू कर दो। तो इससे केवल नकल मारने का गुण डेवलप्ड होगा, सोचने की गुण डेवलप्ड नहीं होगा। जब सोचने की ही गुण डेवलप्ड नहीं होगा तो संरचनावादी शिक्षा शास्त्र काहे को, है ना।
संरचनावादी शिक्षा शास्त्र नहीं होगा यह। चूंकि विद्यार्थियों को खुद के सोचने पर बल देना चाहिए, सामूहिक गतिविधियां कार्य करने में भागीदारी होनी चाहिए, तब होगा संरचनावादी। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को रट्टा मार रहे हैं। भाई ये हमारे आज का जो अप्रोच है शिक्षण शास्त्र का, उसमें रटने का कोई गुंजाइश कंचित भी नहीं है। आपको रटने का शब्द देखते ही सबसे पहले उसे अवॉइड करेंगे। अब चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं तीसरा ऑप्शन, और क्या कह रहा है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं। क्या मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाएंगे कि सत्र के अंत में बेहतर अंक प्राप्त करें, या इसलिए पढ़ाएंगे कि एक जीवन में वो सफल व्यक्ति बनकर जीवन यापन कर सके। उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों में हर एक परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की एबिलिटी डेवलप्ड हो, न मात्र केवल अंक प्राप्त करने पर हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का गलत जवाब होगा। और याद रखेंगे कि परीक्षा में या अंक देने की जो शब्द है यह एक ऋणात्मक शब्द है। अंक देना किसी भी तरह से उचित नहीं है, 1% भी नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का यह जवाब नहीं होगा। अब देखिए अगला नंबर, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि जो मुद्दा है सनसनी बना हुआ, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है। कोविड-19 में वैक्सीन की खोज के ऊपर काफ़ी चर्चा था, तो उन सभी बातों को हम बच्चों के सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे, दोस्तों के बीच में, शिक्षक छात्र के बीच में, छात्र शिक्षक से आपस में वाद विवाद के माध्यम से जब उस पर तर्क कुतर्क वितर्क करेंगे तो बालक के मन का जो सोचने की नज़रिया है वह कन्वर्ज न होकर एक फैलता हुआ डाइवर्जेंट का रूप ले लेगा, और यही उसका संरचनावादी शिक्षा शास्त्र बना देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ लेकर चलते हैं हम आपको अगले नंबर क्वेश्चन 27। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ज्ञान मिलेगा। किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा भाई? सकारात्मक समूह क्या होता है। अब कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रवैया को सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई सकारात्मक समूह जो है यह एक आपके कक्षा के लिए उत्तम शब्द है, बेहतर शब्द है, बेहतर एक्टिविटीज़ है। आपको सदैव समूह में विभाजित करना है, और किस रूप में? सकारात्मक तौर पे समूह में विभाजित करेंगे, और समूह में दिए हुए कार्य को छोटे छोटे उद्देश्य के आधार पे छोटे छोटे समूह में बांटेंगे, और उस उद्देश्य को आपस में एक दूसरे के सहयोग से वह जो कार्य है उसको लक्ष्य बनाकर उस समूह से वह कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। सकारात्मक समूह का मतलब है कि छोटे छोटे समूह में छोटे से उद्देश्य को बच्चों के द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति करना। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं। समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों को निर्देश किया जाए। भाई सकारात्मक समूह में कार्य करना अच्छी बात है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि समूह में अगर तुम बातचीत करते हो तो मैं तुम्हें दंडित करूँगा, और जैसे ही इन शब्दों की बोलबाला आ जाए ऑप्शन में तो यह हो जाएगा गलत। सरल प्रकारों हेतु कक्षा को अस्थायी क्षमता आधारित उपसमूहों में विभाजित करना। अब बताइए कि आप बच्चे को क्षमता के आधार पे बांट रहे हो कि जितने भी मेधावी छात्र हैं वह समूह नंबर 1 में रहेंगे, कमज़ोर वर्ग के छात्र 2 नंबर में रहेंगे, लड़कियां 3 नंबर में रहेंगे, दलित बच्चे 4 नंबर में रहेंगे समूह में। क्या इस प्रकार के
समूह में बांटना आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उचित रहेगा? नहीं ना। उसकी क्षमताओं के आधार पे अगर आप समूह में बांट दोगे तो आप खुद सोचो कि समावेशी शिक्षा का जो बढ़ावा देने की बात करती है उसको तो धरा का धरा रह जाएगा, उसको तहस नहस हो जाएगा। अर्थात वो कहता है कि सभी क्षमता वाले बच्चे को एक साथ शिक्षा देना चाहिए और अलग थलग करने से बच्चों में कुंठा उत्पन्न होगा, मानसिक परिताड़नाएं होगी, अपने आप में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यह नहीं होगा। अगला ऑप्शन, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सकारात्मक समूह में सही बात होता है कि समस्या समाधान के लिए जो समस्या दिए हैं, जो छोटा सा उद्देश्य बनाया हूं, उस उद्देश्य के लिए सभी विद्यार्थी आपस में करो बातचीत और आपस में क्या करो, सहयोग। जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो एक का ज्ञान दूसरे से और दूसरे का ज्ञान तीसरे से ट्रांसफर होगा और सहयोग की भावना उत्पन्न होगा और उसको जो दिया गया उद्देश्य रहेगा उसे बहुत ही आसानी से और रोचक पूर्ण रुचि आधार पर उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा और उसके अंदर में मोटिवेशन उत्पन्न होगा उस कार्य को और अधिक करने के लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब जाता हुआ ऑप्शन 3 दिख रहा है। लेते हैं शेष अगला नंबर ऑप्शन, प्रदर्शन को वृद्धि के लिए समूहों में गला घोट प्रतियोगिता करवाना। गले काटने की प्रतियोगिता आप बच्चे में ऐसा क्यों करवाओगे? ऐसे तो किसी भी तरह से करवाना तो उचित ही नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा करा रहे हो, एक दूसरे से गला कटवा रहे हो। तो इस प्रकार का शब्द बहुत ही गंदा और अभद्र शब्द है और यह कभी भी एग्जाम में के दृष्टिकोण से यह सही नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और लेकर चलते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त है सेशन सर, हमें अब थ्योरी की भी क्लास प्रोवाइड करवाएं। और दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको अगर सीटेट में बेहतर अंक चाहिए तो जितने भी पीछे की वर्षों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक कर हल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना 120 से चुकने वाले हैं। चलिए लेकर चलते हैं 28। और बहुधा कुंभाकार, देखिए क्या करा, कुंभाकार और कुंभ का मतलब समझिए। कुंभाकार का मतलब होता है शिक्षक, अर्थात आपने एक बर्तन कुम्हार को देखे होंगे बनाने वाले को, वह कच्चे मिट्टी को वह अपने गुण और कला से एक कुंभ के रूप में रूप प्रदान करते हैं। तो कुंभाकार है यहाँ पे शिक्षक और कुंभ है विद्यार्थी, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभाकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि शिक्षक अपने बच्चों को एक कोड़े कागज़ की तरह समझते थे। अब उसको खाली एकदम मिट्टी के बर्तन समझते थे, उसे जिस रूप में ढालो उस रूप में ढल जाने की बात किया करते थे। पहले की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की थी कि शिक्षक एक कला है, शिक्षण क्रिया एक कला है, उसमें बच्चों को जिस रूप में ढालना है उसे ढाल दो। लेकिन यह समस्या रूप में देखे जाने लगा। क्यों समस्या रूप में देखे जाने लगा? तो इसके पीछे कारण है
कि बालक जो विद्यालय में आते हैं उस समय उसका अपना एक अनुभव होता है, जो अपने परिवार से सीखे होता है, जो अपने समाज से सीखा होता है, जो अपने पास पड़ोस से सीखे होते हैं। और अगर उस बच्चे को हम खाली दिमाग लेकर विद्यालय में आता है, अगर ऐसा कहे तो यह अनुचित है। इसीलिए इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था को एक समस्या रूप में लिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, देखिए, विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षण एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे के कार्य में त्रुटि एवं त्रुटियां। देखिए, अगर आपके सामने विद्यालय में आप जब जाएंगे पढ़ाने तो बच्चे करेंगे क्या, गलतियां। और गलतियां करने से आपके दिमाग में उत्पन्न होगा क्या, और होना चाहिए क्या, उसके गलतियों से आपको एक संकेत के रूप में लेना चाहिए कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वह आपके लिए संकेत है। आप उस समस्या को जाने, बच्चे के समस्या को, कि आखिर यह गलती क्यों कर रहा है, उस कारण को विश्लेषण करिए और समझिए। जो कारण निकल के आएगा त्रुटि होने का, उस कारण को निवारण करना ही आपका कर्तव्य होगा। बच्चे गलतियां करना उसका स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई बच्चे गलतियां कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे तुच्छ समझना चाहिए, उसे निम्न बुद्धि का बालक नहीं समझना चाहिए, उसे क्लास के अलग थलग करके नहीं बैठाना चाहिए, उसके विचार विमर्शों को नकारना नहीं चाहिए। तो भाई क्या करना चाहिए, उसके आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियां बनाई जाए, उसकी हो रही समस्याओं के कारणों को पता लगाया जाए और उचित परामर्श दिया जाए। अब देखिए, पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि उसकी बौद्धिकता तुच्छ रूप में मानना, ये तो गलत होगा, संकेत त्रुटियां का ये नहीं है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारियां में कमी को दर्शाता है, शिक्षक की कमी की तैयारियां नहीं। अध्यापक को बच्चों के निराश दूर करने की अनदेखा करना चाहिए, भाई अनदेखा नहीं करना है त्रुटियों को। शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों के विचार विमर्श करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। अन्यथा अगर बच्चे को आप निगलेक्ट करेंगे तो और उसके दिमागी प्रेशर बनेगा, और उन बच्चों का दिमागी प्रेशर से जो भी मानसिकता अभी भी है बचा हुआ, वह भी नष्ट हो जाएगा, और वह बालक एक उपद्रवी बालक बन सकता है। वह बालक, उसमें करने की क्षमता था लेकिन अपने क्षमता को खो जाएगा। इसीलिए आपको समस्या को एक बेहतरीन मौका के रूप में लेना चाहिए बच्चों का। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उसमें समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करेगा। अब आप इस क्वेश्चन में जानेंगे कि समालोचनात्मक चिंतन कैसे वृद्धि होगा। समालोचना, क्रिटिकल थिंकिंग कब बच्चे में डेवलप्ड कराएंगे, कब डेवलप्ड होगा, जब बच्चे केवल कक्षा में शांतिपूर्ण निष्क्रिय भाव से बैठकर कथाओं को सुनेंगे तो समालोचनात्मक चिंतन वृद्धि होगा, या तर्क वितर्क करवाने से समालोचनात्मक चिंतन होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे के अंदर का दिमाग का जो बत्ती है वह कैसे जलेगा, चुपचाप शांति बैठे रहने से, या फिर विभिन्न प्रकार के क्रिया करने से बच्चों के अंदर का जो बल्ब है वह जलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगा।
तो आपका जवाब आएगा कि उसे एक्टिविटी में जोड़ा जाएगा। तब विद्यार्थी स्वयं के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा से बचना। भाई चर्चा से क्यों बचे? आपस में जो कुछ भी विचार आए उन सभी दोस्तों के बीच में चर्चा करना चाहिए। जो कि यह कह रहा है ऐसा नहीं, तो गलत जवाब होगा। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। बच्चे को स्वतंत्रता आप दे रहे हो और बच्चे में स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए कि कोई भी कहानी को पढ़े और अपना विचार विमर्श लगाएं, तर्क वितर्क करें और जो समस्या आए, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहो, खुलकर प्रश्न करो, सोचो ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर में अगर ऐसे हम अगर शिक्षण विधियां को लागू करते हैं, बच्चों में ऐसे माहौल उत्पन्न करते हैं, तो समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग जो है ऑटोमेटिक डेवलप्ड होगा ही। आप गुरु जैसो पंडित जी की तरह बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर व्याख्यान देते जा रहे हैं, प्रवचन देते जा रहे हैं, तो क्या उससे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगा? नहीं, वो रट्टू तोता हो सकता है, उससे वह कॉपी करने वाले बच्चे हो सकते हैं, वह नकल करने वाले बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी समालोचनात्मक चिंतन वाले बच्चे नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने से नहीं सोच रहा है, गुरु जी के व्याख्यान पर केवल ध्यान दे रहा है। तो ये गलत जवाब होगा। विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने और प्रत्यास्मरण करने को गृह कार्य देना। क्या बच्चे को प्रश्न अभ्यास के लिए और या रट्टा मारने के लिए आप गृह कार्य दे देते हो, तो उससे केवल रट्टाफिकेशन डेवलप्ड होगा, रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। आज रटेगा, कल भूल जाएगा, रट्टू मल बन जाएगा इससे। लेकिन रचनात्मक जो सोचने की डाइवर्जेंट है, उसका एक व्यापक दायरा है सोचने का, उसमें आत्मसंतुष्टि की भावना जो है, इंटरेस्ट की जो स्वरूप है, रुचि का जो भावना है, वह उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए यह भी क्वेश्चन का राइट जवाब नहीं होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों, यह सेशन कैसा लगा? आज का सेशन आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।